बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? वोल्टेज ड्रॉप इन सिंक्रोनस मशीन। अच्छा, आप बताइए, सिंक्रोनस मशीन में जैसे अगर आपको याद हो तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ड्रॉप किसकी किसकी वजह से होता था? रजिस्टेंस की वजह से और लीकेज रिएक्टेंस की वजह से। याद आ रहा है? रजिस्टेंस की वजह से और लीकेज रिएक्टेंस की वजह से ट्रांसफार्मर में। ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप वैसे लिखते थे ना आप, V इज इक्वल टू, मतलब E माइनस, या फिर V इज इक्वल टू, चलो E प्लस आई जेड, E प्लस आई जेड। जेड बेसिकली क्या होता था? R प्लस J एक्सएल। यस नो? दिस एक्सएल इज व्हाट? लीकेज रिएक्टेंस। दिस एक्सएल इज व्हाट? लीकेज रिएक्टेंस। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर में कितने पैरामीटर थे जो वोल्टेज ड्रॉप करा रहे थे? टू। यस या नो? ट्रांसफार्मर में कितने पैरामीटर थे? दो। अभी यहाँ पे देखो क्या होने वाला है। क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा ड्रॉप कराने के लिए? एनीवन? वोल्टेज ड्रॉप इन सिंक्रोनस मशीन के कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर होंगे? कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल पैरामीटर होंगे? एनीवन? तो जो यहाँ दो पे दिख रहे हो तो है ही, जो यहाँ दो दिख रहे हो तो है ही। मतलब एक तो आपका एक तो आपका कौन? आर्मेचर रेजिस्टेंस। एक तो आपका ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, और दूसरा, समझो जरा, आर्मेचर रेजिस्टेंस तो है ही। नमस्कार नमस्कार। तो तो एक तो आर्मेचर रेजिस्टेंस तो है ही, काइंड ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, और एक दूसरा कौन है यहाँ पे? एक्सएल। दैट इज व्हाट? लीकेज रिएक्टेंस। इसमें एक पैरामीटर और है जो वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। कोई बताएगा? एक पैरामीटर और है जो वोल्टेज ड्रॉप कराने वाला है बेसिकली सिंक्रोनस मशीन में। एनीवन? बोलो यार। ये तो दो ट्रांसफार्मर में थे तो एज इट इज यहाँ पे रह गए। और कोई है जो वोल्टेज ड्रॉप कराएगा सिंक्रोनस मशीन में? बोलो यार। फील्ड? फील्ड? थोड़ा अपने आप को सही करो, मतलब फील्ड सही नहीं लग रहा वर्ड। आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होएगा सिंक्रोनस मशीन में, लीकेज रिएक्टेंस की वजह से होएगा। एक और कौन सा पैरामीटर है जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होने वाला है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट को आप भूल रहे हो हैं? आर्मेचर रिएक्शन। समझ आ रही बात? क्या? आर्मेचर नहीं, सिंक्रोनस रिएक्टेंस तो बेसिकली दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लीकेज रिएक्टेंस एंड आर्मेचर रिएक्टेंस ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है? दैट इज द कॉम्बिनेशन बेसिकली। मतलब ये जो देखो, ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है, दिस इज एक्टिव पोर्शन एंड दीज बोथ आर बेसिकली रिएक्टिव पोर्शन। सबको डिस्कस करते हैं। अभी ये क्लियर है? मतलब आपका वोल्टेज ड्रॉप सिंक्रोनस मशीन में तीन वजह से हो रहा है। कौन कौन? आर्मेचर रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन। अब इन तीनों को बड़ा ढंग से डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे इसका मतलब क्या है कि इतना अगर सब कुछ आइडियल होता, सब कुछ आइडियल होता
तो बेसिकली जितना जनरेट होता, मान लो जैसे ऐसे कि 100, आइडियली 100 जनरेट होना चाहिए था किसी गिवन मैग्नेटिक फील्ड पे या फील्ड एक्साइटेशन करंट पे, बट वो हो रहा है 80। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो वो जो ड्रॉप हो रहा है उसके वजह मैं ढूंढ रहा हूं। यार किसी पे तो इल्जाम लगाना पड़ेगा ना हमें, जैसे नो, ये जो ड्रॉप हो रहा है कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना एनालिसिस पर्पज के लिए। तो वही मैं देख रहा हूं कि किसके ऊपर इल्जाम लगाया जाए जो भी ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का। हो रही बात क्लियर? समझो मेरी बात को। मतलब बेसिकली यहाँ पे देखना है कि किसके ऊपर इल्जाम लगाया जाए जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो बेसिकली इल्जाम 3 लोगों के ऊपर लगने वाला है। कौन कौन? आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस, या फिर इसी को बोलते हैं, लीकेज रिएक्टेंस को ही बोलते हैं इंडक्टिव ड्रॉप। क्या बोलते हैं? ये पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मतलब एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना आपको इस टॉपिक में मतलब एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना ही पड़ेगा। जो आप लीकेज, मतलब लीकेज में कंफ्यूज होते हो या फिर आर्मेचर रिएक्शन में कंफ्यूज होते हो, तो सारी चीजों को कोशिश करेंगे कि हम आज की क्लास में क्लियर करने की। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। अच्छा एक बात बताइए, व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप? आई इंटू आर, यस या नो? मतलब अगर देखा जाए वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है बेसिकली, आई इंटू जेड, यस या नो? आई इंटू जेड। और अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो रहा है तो ड्रॉप को हम क्या बोलेंगे, आई ए इंटू आर ए। कोई दिक्कत? या ड्रॉप बताना ना, आई ए आर ए। नेक्स्ट पॉइंट, लीकेज रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस को कैसे दिखाना हमने? देखो करंट तो हमेशा आर्मेचर ही रहेगा, आई ए। अब कौन सा रेजिस्टेंस लें? यू हैव टू ऑप्शंस, एक्स एल या फिर एक्स ए। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे सफिक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? एक्स एल, क्या हो जाएगा? एक्स एल। और यहां पे आपका क्या हो जाएगा? आई ए एक्स ए, आई ए एक्स ए। अच्छा, जैसे एक सिचुएशन इमेजिन करो, एक सिचुएशन इमेजिन करो कि टोटल जो ड्रॉप हो रहा है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं 100%। सपोज जितना ड्रॉप हो रहा है, मैं टोटल वोल्टेज की बात नहीं कर रहा जितना जनरेट हो रहा है, मैं बोल रहा हूं जितना ड्रॉप हो रहा है उसको आप कंसीडर करो कि जैसे आप ऐसे समझो कि 1000 आइडियली होना था बट हो रहा है 900। इसका मतलब ड्रॉप कितना हो रहा है? ड्रॉप कितना हो रहा है? 100 वोल्ट, यस नो? अगर ये 100 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हु इज द, देखो इस 100 रुपए को 3 लोगों ने मिलके चुराए हैं बेसिकली। ये जो 100 रुपए आपको दिख रहे हैं नीचे ना, इसको 3 लोगों ने मिलके चुराए हैं। अब इसको आपको बेसिकली वो करना है, इनके वो डिवाइड करना है कि किसने सबसे ज्यादा लॉस कराया, किसने सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कराया, या किसने सबसे ज्यादा इसमें से चुराया हुआ है। तो क्या मुझे आप बता सकते हो? वेरी गुड। कौन सा है? आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन is the most responsible person to decrease the voltage. Armature reaction is the most responsible person to decrease the voltage. अगर एक, मतलब अगर 100, जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको आप 100% लो, तो उसके स्केल पे आप ये समझ जाओ कि 84 to 85% जो ड्रॉप होता है, जितना भी टोटल ड्रॉप हो रहा है उसका 84 to 85% सिर्फ और सिर्फ कौन करा रहा है? आर्मेचर रिएक्शन। समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब इन दोनों विचारों को तो ऐसे ही, मतलब बस नाम मात्र का वो किया जा रहा है। इसमें भी लीकेज रिएक्टेंस का जो परसेंटेज है दैट इज 15% इन ओवरऑल अगर बात करी जाए। और
अगर जो सबसे कम रिस्पॉन्सिबल है, जो बेचारा मतलब एकदम से बेगुनाह है, बस साथ चला गया था एक तरीके से, दैट इज व्हाट, आर्मेचर रेजिस्टेंस 1%। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? मतलब अगर देखा जाए तो वोल्टेज ड्रॉप में सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये है। अगर ये तो परसेंटेज में दिया है, अगर ये पर यूनिट में देता तो हम क्या लिखते? 0.01, 0.15 एंड 0.84। पहले आप बताइए, ये चीज समझने में, देखो कैसे हुआ, क्या हो रहा है, सब देखेंगे, बट ये जो मैं बता रहा हूं इतना में, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? मतलब क्लियर है सबको कि सबसे ज्यादा सिंक्रोनस मशीन में जो वोल्टेज ड्रॉप, मतलब यार एक बार बताओ, ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि यार देखो, मिलना चाहिए था 1000, मिल रहा है 900, ये 100 कहाँ जा रहा है? तो जब से आप उसके बारे में जानोगे नहीं, तब से आप उसे डिक्रीज, मतलब उसमें कम कैसे करोगे? मतलब ये जो ड्रॉप है, आप क्या करना चाहोगे, इंक्रीज या डिक्रीज? ये जो भी वोल्टेज ड्रॉप है सिंक्रोनस मशीन में, आप उसे क्या करना चाहोगे? ऑब्वियसली डिक्रीज। तो अगर आप डिक्रीज करना चाहोगे तो आपको तो पता तो होना चाहिए ना कि किसको पकड़ के किसके पास पैसे हैं, किससे निकलवाना है। जबरदस्ती आर्मेचर रेजिस्टेंस के पीछे पड़े हो, उससे कोई फायदा होना है? आपका बहुत ज्यादा इंप्रूव होना है क्या? वो तो बेचारा 1% का ही जिम्मेदार है, बाकी के दो लोग मिलके 99% के जिम्मेदार हैं। आ रही बात समझ में? इन दोनों में भी जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, दैट इज आर्मेचर रिएक्शन। ये तो मतलब ऐसे आपको नॉर्मली बता दिया। अब थोड़ा इसको और करीब से समझते हैं, ठीक है? ओके, एक एक को एक एक को उठाते हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस को। अच्छा, यहां पे एक बार मैं चीजों को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए एक्सप्लेन कर दूं, तो चीजें ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद एक एक को लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस मतलब वही आर ए। तो ए तो आपको पता ही है, करंट कैरिंग कंडक्टर में रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है जो कि करंट फ्लो का अपोज करता है। तो वो जो बेसिकली फ्लो का अपोज करता है, उसकी वजह से हमें बेसिकली क्या होता है, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप का, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप को फेस करना पड़ता है। यस या नो? यार ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, आर ए रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप, तो मतलब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस तो होना ही होना है, दैट इज इक्वल टू वी आई इंटू आर ए। ओके, अब सेकेंड वन क्या है? सेकेंड वन के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। आपका जो ईएमएफ जनरेट होता है, जो आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है, बेसिकली अगर मैं सिंक्रोनस मशीन में बात करूं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है ईएमएफ जनरेट करने के लिए? कौन रिस्पॉन्सिबल है? एनीवन? ईएमएफ जनरेट करने के लिए सिंक्रोनस मशीन में कौन रिस्पॉन्सिबल है? कि अगर, मतलब उसमें आप वेरिएशन कर सकते हो, उसमें आप वेरिएशन कर सकते हो बेसिकली। देखो, ईएमएफ जनरेट करने के लिए दो ही चीजें चाहिए तुम्हें, कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन। यस या नो? आ रही बात समझ में? तो कंडक्टर तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ऐसा तो है नहीं चलती हुई मोटर में से तुम कंडक्टर निकाल लोगे। क्लियर मेरी बात? तो वहां तो आप, वहां कुछ होना है नहीं। मतलब देखा जाए डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट ईएमएफ। यस या नो? बोलो यार। जो मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट ईएमएफ। और चलो, रोटेट तो आप करा रहे हो विद द हेल्प ऑफ पावर प्लांट, मतलब जो भी है, जो भी थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, रोटेट करा रहे हो, दैट इज द अनदर इशू। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, बेसिकली ये क्या है? ये डिपेंड किस पे करता है? एक्साइटेशन पे। यस या नो? ये डिपेंड किस पे करता है? एक्साइटेशन पे। और इस एक्साइटेशन पे बेसिकली आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो अब एक बात बताइए, जो आपने
एक्साइटेशन दिया होगा, आइडियल मतलब आप ये समझो कि मान लो यहां से आपने एक्साइटेशन के नाम पे मान लो करंट दिया, और ये एक्साइटेशन बेसिकली क्या क्रिएट करेगा, ये एक्साइटेशन बेसिकली क्या क्रिएट करेगा, एमएमएफ, यस या नो यार। ये जो करंट दोगे एन इंटू आई, एमएमएफ इज व्हाट, एन इंटू आई, नंबर करंट तुम दे रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स तुमने लगाया हुआ है, पूरी बात क्लियर, नंबर ऑफ रोटर वाइंडिंग में तुमने दे रखी है एमएमएफ। तो एक बात बताओ, मतलब जितना तुमने करंट दिया और टर्न के हिसाब से एक आइडियल एमएमएफ जो भी है, सपोज एन वन इंटू आई वन, दिस इज द आइडियल ईएमएफ, जो कि मतलब सिस्टम में कुछ ना हो तो जनरेट होगा। तो अच्छा ये बात बताइए, ये जो एमएमएफ है आइडियली इसके करस्पॉन्डिंग ईएमएफ जनरेट होना चाहिए, यस या नो, बोलो यार। आइडियली ये जो आइडियल एमएमएफ है इसके क्रॉस क्या होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग क्या जनरेट होना चाहिए, ईएमएफ, इसके करस्पॉन्डिंग, समझ रहे हो। मतलब एक जैसे आप ये देखो कि यहां पे मान लो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, तो एक बात बताओ, दो केसेस लेते हैं, आइडियल और यहां पे प्रैक्टिकल, दिस इज आइडियल, दिस इज प्रैक्टिकल। तो अब एक बात बताइए, किस केस में यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा, आइडियल में या प्रैक्टिकल में, आप बताओ किस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है आइडियल में, और प्रैक्टिकल में क्या होएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम आएगी। ये बात सबको क्लियर है। जितना एमएमएफ आपने दिया मतलब आइडियली जितना प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या वो प्रोड्यूस करेगा, क्या उतना प्रोड्यूस होगा, आंसर इज नो। तो अभी ये बताइए, अगर ये यहां पे एमएमएफ बोलो, अब ये जो एमएमएफ है, एमएमएफ मतलब बेसिकली फ्लक्स, तो अगर, और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू फाइव, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो आप बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स तो आप उसमें तो कोई चेंजेस कर नहीं रहे हो। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली कम हुआ, ये किसमें कमी होने की वजह से हुआ होगा, बोलो। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू फाइव, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स के कम होने की वजह से, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि ये जो बीच में प्रॉब्लम आई, ये जो बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हुआ, आपने बोला कि आइडियल में ज्यादा होगा प्रैक्टिकल में कम होगा, आपने बोला अभी बोला कि प्रैक्टिकल में इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा। मैं पूछ रहा हूं हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू रिड्यूस द ईएमएफ, जनरेटेड ईएमएफ, फ्लक्स या नंबर ऑफ टर्न्स। फ्लक्स, मतलब कहीं ना कहीं जितना फ्लक्स हमने यहां पे दिया था, जितना फ्लक्स हमने यहां पे दे के भेजा था, पूरा का पूरा फ्लक्स यहां पे नहीं पहुंचा, यस या नो। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तुम लोग, मतलब बस लगे रहना, समझते रहना चीजों को। मतलब पूरा का पूरा फ्लक्स नहीं पहुंच रहा, मतलब फ्लक्स कहीं बीच में, कहीं प्रॉपर, कहीं बीच में गायब हो रहा है, यस या नो। फ्लक्स बीच में गायब हो रहा है तभी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हो रहा है। तो ये एक्चुअली जो फ्लक्स गायब हो रहा है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है पता है तुम्हें, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। क्लियर हुई कि नहीं मेरी बात, पहले मुझे बताओ। आइडियल फ्लक्स मतलब एक्साइटेशन जो हमने दिया था, जितना हमने दिया था उसके करस्पॉन्डिंग जितना ईएमएफ जनरेट होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, तो यार कहीं ना कहीं ये वोल्टेज ड्रॉप ही तो है, यस या नो। यार अगर अगर सारा का सारा पहुंचता तो वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज हमें ज्यादा मिलना था, यस या नो। अगर सारा का सारा पहुंचता तो वोल्टेज तो हमें ज्यादा मिलना था, तो कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉप तो हुआ है, किसकी वजह से, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। तो तीन ड्रॉप थे। अब देखो, अब सेकेंड स्टेज पे आते हैं, अब हम यहां से सेकेंड स्टेज पे चलते हैं। अभी हमारे पास चलो थोड़ा कम ही सही, बट क्या जनरेट हो चुका है,
बोलो, थोड़ा कम ही सही बट क्या जनरेट हो चुका है, ईएमएफ, यस नो, थोड़ा कम ही सही बट हमारे पास जनरेट हो चुका है। अब एक बात समझो, अब ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, ये जो ईएमएफ जनरेट हुआ है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट, यस या नो, और ये जो करंट प्रोड्यूस करेगा ये क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स। और ये जो फ्लक्स है ये क्या कोशिश क्या करेगा कि लिंक करे, मैक्सिमम लिंक करे, मैक्सिमम लिंक करे, कहां से, किससे, फ्रॉम द रोटर, यस या नो, मैक्सिमम लिंक विथ रोटर। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, मैक्सिमम लिंक विथ रोटर, यार तभी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अच्छा होगा यार। तुमने एक्साइटेशन दिया, अच्छा ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है कहां पे हुआ है, रोटर पे, स्टेटर पे, पहले तो मुझे बता दो ये कहां पे हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां पे हुआ है, स्टेटर पे हुआ है, इस बात को भी समझना। आपने एक्साइटेशन दिया, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत कम मिला, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम मिला, एक्चुअली थोड़ा बहुत नहीं, जितना भी लॉस हो रहा है उसका 84% यहीं ड्रॉप हो रहा है, तो कम मिला, वो उसकी वजह मैंने आर्मेचर रिएक्शन को बता दी। अब मैं बोल रहा हूं चलो जितना मिल रहा है उसी से खुश रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, उसकी वजह से स्टेटर वाइंडिंग में करंट जनरेट होगी, उसकी वजह से जो स्टेटर वाइंडिंग में करंट जनरेट होगी, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एक फ्लक्स क्रिएट होगा, और इस फ्लक्स की टेंडेंसी क्या है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रोटर से लिंक हो, यस या नो, जल्दी बोलो यार। इस फ्लक्स की वो क्या होगी, टेंडेंसी क्या होगी, जो स्टेटर में फ्लक्स क्रिएट हो रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रोटर पे क्या करे, लिंक करे। मतलब अब यहां पे अगर आपका, अगर आपका देखो, मैं दो फ्लक्स हैं भाई साहब, दो फ्लक्स हैं, एक पहला फ्लक्स यहां पे था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये तुमने सप्लाई रोटर को दे के क्रिएट कराई थी, वो रोटर जब स्टेटर वाइंडिंग से कट किया तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो ये जो आर्मेचर रिएक्शन है ना, वो बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ, देखो एक बात समझो, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो रोटर का फील्ड है, इसको थोड़ा सा साइड में रखो। अभी आपका ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये किसका फ्लक्स है, रोटर का या फील्ड वाइंडिंग का, आर्मेचर वाइंडिंग का, ये जो फ्लक्स है किसका है, फाई ए, आर्मेचर वाइंडिंग का है, ये किसका है, आर्मेचर वाइंडिंग। तो सिस्टम में कितने फील्ड दिख रहे हैं आपको, सिस्टम में कितने फ्लक्स दिख रहे हैं, दिस इज फाई एम, मेन फील्ड वाइंडिंग, दो, यस या नो, दो फील्ड। तो बेसिकली इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर है मेरा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। अच्छा ये आर्मेचर फ्लक्स जनरेट किसकी वजह से हुआ था, मेन फील्ड की वजह से, यस या नो, आर्मेचर फ्लक्स किसकी वजह से जनरेट हुआ था, मेन फील्ड की वजह से। अगर मेन फील्ड नहीं दोगे तो आर्मेचर फ्लक्स कभी जनरेट होगा नहीं, जनरेट होगा। मतलब बेसिकली आर्मेचर फ्लक्स क्या कर रहा है, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है बेसिकली, यस या नो, जहां से जनरेट हुआ है वो उसी को तो वो कर रहा है, बेसिकली खराब करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है, देखो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां पे तुमने जनरेटेड ईएमएफ क्रिएट किया, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, उस करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, उस फ्लक्स की वजह से जो फ्लक्स अभी कहां पे है, स्टेटर पे है, अब मैं इस फ्लक्स को सेंड करना चाहता हूं रोटर पे, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि रोटर का कितना फ्लक्स स्टेटर पे जा रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि स्टेटर का कितना फ्लक्स रोटर पे आ रहा है।
क्या मेरी बात सबको क्लियर है? समझो, एक बार फिर से देखते हैं, ध्यान समझना। मैं बोल रहा हूं, तुमने सप्लाई दिया, तुमने क्या किया, तुमने सप्लाई दिया, किसको दिया, रोटर को दिया, किसको दिया, रोटर को दिया। रोटर ने क्या प्रोड्यूस किया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटर ने क्या प्रोड्यूस किया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है क्या करेगा, रोटेट कर रहा है, किससे लिंक होएगा, आर्मेचर वाइंडिंग से। तो ये बेसिकली जब लिंक होएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ। और ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा इसकी वजह से इस आर्मेचर कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होएगा, करंट। और ये जो ईएमएफ की वजह से, मतलब अब एक एक बात बताओ, ये जो ईएमएफ है ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, यस या नो। ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यस या नो। जितना ज्यादा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, कहां पे, स्टेटर पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं, ईएमएफ की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। ये फ्लक्स, फ्लक्स मतलब फील्ड, फ्लक्स मतलब फील्ड। और ये जो फील्ड है इसकी टेंडेंसी क्या है, मैग्नेटिक पोल क्रिएट करने की। और चलो ये जो फील्ड है, ये जो फ्लक्स है, अब ये बेसिकली पता है कहां जाना चाहेगा, रोटर पे। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की टेंडेंसी क्या थी, कहां आने की, स्टेटर पे। और जो स्टेटर की वजह से, स्टेटर पे जो ईएमएफ जनरेट हुआ, जो करंट प्रोड्यूस हुआ, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, उसकी टेंडेंसी कहां है जाने की, रोटर पे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की टेंडेंसी स्टेटर पे जाने की थी, उस पे डिपेंड करता है कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और जो रोटर का जो आपका ये फ्लक्स है, किसका फ्लक्स, स्टेटर का, जो ये स्टेटर का फ्लक्स है इसकी टेंडेंसी कहां है जाने की, रोटर पे। और ये जितना ज्यादा जाएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस होएगा। यार ये बात क्लियर हुई कि नहीं। रोटर का फ्लक्स स्टार्टिंग में जितना ज्यादा जाएगा स्टेटर पे उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ईएमएफ का जितना ज्यादा फ्लक्स रोटर पे आएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ठीक है, ओके। अब आगे समझते हैं इसको। अब यहां पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है आपका, ये जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, मतलब अब एक बात बताइए, यहां पे मतलब दो फ्लक्स के ड्रॉप हमें दिख रहे हैं कि नहीं। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, देखो दो बार फ्लक्स का ड्रॉप होगा। एक बार जब ये फ्लक्स रोटर से स्टेटर पे जा रहा होगा, और दूसरी बार फ्लक्स का ड्रॉप कब होगा, जब ये फ्लक्स स्टेटर पर से रोटर पे आ रहा होगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, दो बार फ्लक्स ड्रॉप होने हैं। एक बार रोटर का जो फ्लक्स स्टेटर पे जाने की कोशिश कर रहा है, एक बार जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ, जो उसकी वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, जब वो फ्लक्स रोटर पे आने की कोशिश कर रहा है, यस या नो। जैसे मैं पूछ रहा हूं बताना, रोटर मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, रोटर पे। ईएमएफ कहां पे जनरेट हो रहा है, स्टेटर पे। अब ये जो फ्लक्स स्टेटर के करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स, ये फ्लक्स कहां की बातें हो रही हैं, स्टेटर की। अब ये जो फ्लक्स यहां पे पहुंचेगा तो वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस होएगा, रोटर पे पहुंचेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। क्लियर। अब बताओ, जो अब यहां पे ध्यान से सुनना, पहला फ्लक्स ड्रॉप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से यहां पे जो ड्रॉप हो रहा है उसको बोलेंगे आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। क्लियर है।
पहला पॉइंट क्लियर है, आर्मेचर रिएक्शन वाला क्लियर है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर पूरा का पूरा नहीं पहुंच पा रहा है ताकि ईएमएफ जनरेट हो सके, तो दैट इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन लॉस ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। अब आगे समझो, ईएमएफ जनरेट हो चुका है, ईएमएफ जनरेट हो चुका है, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो चुका है, फ्लक्स प्रोड्यूस हो चुका है। अब अगर ये फ्लक्स स्टेटर का वो फ्लक्स जो अपना पाथ तो कंप्लीट कर रहा है बट रोटर को कट नहीं कर रहा है, दैट इज नोन एज लीकेज रिएक्टेंस। क्लियर हुआ? मतलब जो स्टेटर का ओ पोर्शन, स्टेटर का ओ फ्लक्स जो अपना पाथ तो कंप्लीट कर रहा है बट रोटर को कट नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से बेसिकली क्या हुआ, फ्लक्स का ड्रॉप हुआ कि नहीं? बोलो, लीकेज हुआ कि नहीं? फ्लक्स का लीकेज हुआ। और ये जो फ्लक्स का लीकेज है, बेसिकली ये जो फ्लक्स का लीकेज है, इस फ्लक्स लीकेज को अब देखो ध्यान से समझना। अब यार फ्लक्स आर्मेचर रिएक्शन हमें दिखाते हुए अच्छा नहीं लग रहा, तो यहां पे इस फाई ए आर को हम किससे दिखाते हैं? एक्स ए से। मतलब इस फ्लक्स ड्रॉप को हमें किसी न किसी के मत्थे चढ़ाना होता है, तो हम किसके मत्थे चढ़ाते हैं? रिएक्टेंस के मत्थे चढ़ाते हैं। इन द सेम मैनर ये जो लीकेज फ्लक्स है, इसको किसी न किसी के मत्थे चढ़ाना है, तो बेसिकली हम किसके मत्थे चढ़ाते हैं पता है? लीकेज रिएक्टेंस के मत्थे। चीजें क्लियर हो रही कि नहीं यार? स्टेटर का वो फ्लक्स ड्रॉप जो रोटर पे नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब यहां पे स्टेटर से रोटर पे ना पहुंचना इज द लीकेज, न कि रोटर का स्टेटर पे पहुंचना। आगे बात समझ में? तो अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर पे नहीं पहुंच पा रहा है, तो मतलब वो आर्मेचर रिएक्शन की फॉल्ट है। उसको हम किससे दिखाएंगे? एक्स ए से, या फिर ए आर लिख देता हूं अभी के लिए, आर्मेचर रिएक्शन। और आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस की वजह से करंट इंड्यूस हुआ, करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। अब वो फ्लक्स जितना अच्छा रोटर पे पहुंचेगा, एक तरीके से जितनी अच्छी लॉकिंग होएगी, उतना अच्छा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा और मोटर घूमेगा। अदरवाइज मोटर ज्यादा घूमेगा नहीं, और घूमेगा नहीं तो कट कैसे करेगा? ऑब्वियस सी बात है। तो कहने का मतलब, अब एक बात बताइए, अगर ये तीनों मतलब अगर अगर यहां से यहां तक पहुंचता, अगर इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग ईएमएफ होता, तो बेसिकली दैट इज द मैक्सिमम। बट ये बेसिकली दो जगह से आ रहा है जहां पे ड्रॉप हो रहा है, कि एक तो आपका यहां पे, एक आपका यहां पे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि, जैसे आप ऐसे समझो कि कोई चीज परचेज करनी है, जैसे एक आपको ना 1000 दिया गया, ठीक है, इतने में मान लो किसी सामान के 50 यूनिट आ जाते, 50 यूनिट आ जाते। अब हुआ क्या, जिसको 1000 दिया गया ना, उसने 100 रुपए पहले ही करप्ट कर लिया, बचा कितना, चलो 200 कर लिया, बचा कितना, 800। अब इस 800 में जब वो खरीदने गया, तो अब बताओ कितने यूनिट आएंगे? मतलब 800 में खरीदा, तो बेसिकली कितने यूनिट आ रहे हैं उसमें से? 40, ठीक है ना? कितने यूनिट आ रहे हैं? 40 यूनिट। अब इस 40 में, अब जैसे मान लो कि कुछ ड्रॉप हुआ, मतलब ये 40 आप खरीद सकते थे, बेसिकली 40 आप खरीद सकते थे, जितना पैसे बचे थे, बट उसके बावजूद इसमें कुछ फॉल्टी सिस्टम निकल गया। 40 मतलब आपने खरीदा, बट फॉल्टी निकल गया 5, आपके पास बचा कितना, 35। तो अब ये बताइए, ये जो ड्रॉप हुआ है, ये वाला ड्रॉप परचेज करने से पहले हुआ, परचेज करने के बाद हुआ है? ये वाला ड्रॉप परचेस करने से पहले। तो यार यहाँ पे जो आर्मेचर रिएक्शन है, वही मैं बताना चाह रहा हूं। एक यहाँ पे देखो, ये जो आर्मेचर रिएक्शन वाला ड्रॉप है, ये ईएमएफ इंड्यूस होने से पहले हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद हुआ है? आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो ड्रॉप हो रहा है, दैट इज बिफोर इंड्यूस्ड ईएमएफ, यस नो? और जब ये, और वो जो आपका लीकेज रिएक्टेंस है, जो लीकेज रिएक्टेंस है, वो कब हो रहा है? आफ्टर
इंड्यूसिंग वोल्टेज। क्लियर है मेरी बात? आफ्टर इंड्यूसिंग वोल्टेज। अब बताओ, अब तीनों वोल्टेज ड्रॉप आप विजुलाइज कर पा रहे हो? आर्मेचर रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन। कैसे नो? तीनों को विजुलाइज कर पा रहे हो आप? ओके। अब यहां पे अब देखो, दो चीजें हैं। मैंने बोला ए बी फ्लक्स है, ए बी फ्लक्स है। अब इसमें से कहोगे सर एयर गैप पे कौन डिपेंड करता है? तो याद रखना, आर्मेचर रिएक्शन का जो लॉस है वो एयर गैप पे डिपेंड नहीं करता। वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? लोड, पावर फैक्टर ऑफ द लोड पे। किस पे डिपेंड करता है? पावर फैक्टर ऑफ लोड पे डिपेंड करता है। कौन सा? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो सर फिर एक किस पे डिपेंड करता है? एक्सएल। तो जो एक्सएल है, बताओ किस पे डिपेंड करता है? एयर गैप। वेरी गुड। किस पे डिपेंड करता है? एयर गैप। अब बोलो, आप कभी आर्मेचर रिएक्शन को लीकेज, आर्मेचर रिएक्शन को कभी आप, आर्मेचर रिएक्शन वाले फ्लक्स ड्रॉप को कभी आप लीकेज से नहीं रिलेट करोगे। क्लियर है मेरी बात? मतलब जो अगर एयर गैप बढ़ा रहे हो घटा रहे हो तो बेसिकली किस पे फर्क पड़ने वाला है? लीकेज पे, न कि आर्मेचर रिएक्शन पे। और याद रखना, और याद रखना, ये हमेशा के लिए मैं बोल रहा हूं कि लीकेज रिएक्टेंस, अब आप ही बताओ ना यार, लीकेज किसकी वजह से हो रहा है? स्टेटर सर्किट का वो फील्ड जो रोटर पे लिंक नहीं हो रहा है। तो आप बताइए, एयर गैप बढ़ाने से लीकेज रिएक्टेंस क्या होएगा? बढ़ेगा। यस या नो? इंक्रीज। सिंपल सी बात है ना। एयर गैप बढ़ाने से लीकेज गैप बढ़ेगा। तो एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप। धीरे धीरे करके सारी चीजें, पता है बीच बीच में जब मुझसे कोई ऐसे इंडिविजुअली क्वेश्चन करता है ना, मैं कभी कभी अवॉइड करता हूँ। क्यों अवॉइड करता हूँ? क्योंकि यार पता है इतनी ढेर सारी चीजें हैं ना। तुम सोचो, मैं पिछले कब से बता रहा हूँ, लगभग 25 से 30 मिनट लगा ना मुझे सारी चीजों को एक साथ बताने में। समझ नहीं मेरी बात? तो ये चीजें यार अगर मैं अकेले तुमसे बोलूंगा ना तो तुम नहीं समझ पाओगे। कि मतलब मैं एक लाइन बता दूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप, तो आप कहोगे सर कैसे हुआ? तो इसलिए अभी आई होप अभी अभी किसी के मन में कोई डाउट है? अभी अभी एक ओ वाला सीन क्रिएट होएगा कि सर डी एक्सिस का, वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूं ना, वो भी मैं अभी क्लियर कर देता हूं। एक एक देखो, जो एक्स डी होता है ना और जो एक्स क्यू होता है, वो बेसिकली होता है एक्स ए डी प्लस एक्सएल। एक्स यू होता है एक्स ए क्यू प्लस एक्सएल। मेरी बात ध्यान से सुनना। डी एक्सिस के लॉन्ग एक्स ए डी प्लस एक्सएल, क्यू एक्सिस के लॉन्ग एक्स ए क्यू प्लस एक्सएल। ये जो एक्सएल है, दिस इज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज एंड दिस इज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज। तो तुम एक बात क्या देख पा रहे हो कि नहीं, कि यार चाहे डी एक्सिस हो चाहे क्यू एक्सिस हो, लीकेज रिएक्टेंस दोनों के लिए सेम है। यस या नो? चाहे डी एक्सिस हो चाहे क्यू एक्सिस हो, लीकेज रिएक्टेंस दोनों के लिए सेम है। बट डिफरेंस कौन क्रिएट कर रहा है? वो जो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ड्रॉप होएगा ना, दैट विल क्रिएट डिफरेंस, दैट विल क्रिएट डिफरेंस। अब आप बताओ, अब आप बताओ कि आर्मेचर रिएक्शन कब ज्यादा होगा? जब ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा। यस या नो? फाइट कब होगी? जब जब सैनिक पहुंचेंगे। तो अब बताओ कि किसके लॉन्ग फील्ड ज्यादा पहुंचेगा?
डी एक्सिस के लॉन्ग या क्यू एक्सिस के लॉन्ग? मैग्नेटिक फील्ड किसके लॉन्ग ज्यादा पहुंचेगा, डी एक्सिस या क्यू एक्सिस? दैट्स द रीजन वाई एक्स डी इज ग्रेटर देन एक्स क्यू, दैट्स द रीजन। अदरवाइज आप क्या बोलोगे, सर एक्स डी के लॉन्ग एयर गैप तो कम था, आपने उसका एयर ओ ज्यादा कैसे कर दिया? आता है ना दिमाग में क्वेश्चन कि सर डी के लॉन्ग तो एयर गैप बहुत कम है, तो इसका मतलब उसका लीकेज कम हो जाएगा, तो आप ये कैसे बता रहे हो? तो आई होप आपको इसका आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि यार एक्सेल तो मैं दोनों का सेम ही बता रहा हूं, मैं डिफरेंस किस में क्रिएट करा रहा हूं, आर्मेचर वाले में। आर्मेचर रिएक्शन अलोंग डी एक्सिस, आर्मेचर रिएक्शन अलोंग क्यू एक्सिस, बिकॉज आर्मेचर रिएक्शन टेक्स प्लेस मोर अलोंग डी एक्सिस, दैट्स द रीजन, मतलब एक्स ए डी इज ग्रेटर देन एक्स ए क्यू, इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूं एक्स डी इज ग्रेटर देन एक्स क्यू। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। डन। अच्छा, आर्मेचर रेजिस्टेंस का कंट्रीब्यूशन, योगदान कितना था पूरे ड्रॉप में, कितना परसेंट था आर्मेचर रेजिस्टेंस का? भाई साहब, मतलब हद कर दिया। बेचारा सबसे शरीफ आदमी के माथे आपने सबसे बड़ा इल्जाम लगा दिया। आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से जो ड्रॉप हुआ दैट इज ओनली 1%। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप, उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, भी, मतलब आई ए इंटू आर ए, आई ए इंटू आर ए। तो अगर आपको सपोज रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे बोलो? देखो आर्मेचर तुमने अमीटर लगा दिया तो आर्मेचर करंट तो मिल जाएगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप आर्मेचर रेजिस्टेंस? थोड़ा दिमाग लगाओ। दो पॉसिबिलिटी है, कौन कौन कनेक्शन की, या तो स्टार, या तो डेल्टा, या तो स्टार कनेक्शन, या तो डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, एक एक को डील करते हैं। स्टार कनेक्शन में बताओ यार, कुछ तो आइडिया लगाओ, कैसे मेजर करोगे आप रेजिस्टेंस, कैसे मेजर करोगे? तुम्हें मैंने वोल्ट मीटर दे दिया, मैंने तुम्हें अमीटर दे दिया, सोर्स तुम्हारी मर्जी है जो ले लो। ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस वाइंडिंग है, तो आपका जो आर ए, दिस इज आर ए एंड दिस इज आर ए। देखो हमारे पास दो ऑप्शन थे, हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम यहाँ पे क्या लगा दें, वोल्टेज वोल्टेज सोर्स, हम यहाँ पे लगा दें वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स के लॉन्ग क्या लगा दें, वोल्ट मीटर, मतलब यहाँ पे एक डीसी एक सप्लाई दे दिया, यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं प्लस माइनस भी, और यहाँ पे लगा दिया वोल्ट मीटर, और यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया। तो बेसिकली जो आपका V अपॉन आई का रेशियो आएगा, V/I, मतलब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अपॉन रीडिंग ऑफ अमीटर, क्या आएगा, क्या बताएगा आपको? रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अपॉन रीडिंग ऑफ अमीटर क्या बताएगा आपको? सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अपॉन रीडिंग ऑफ अमीटर क्या देगा? बोलो क्या देगा?
रीडिंग क्या आएगी? एक्चुअली जब आप एसी सप्लाई दोगे ना तो रीडिंग विल बी 2Z। ये बात सबको क्लियर है? अगर आप एसी सप्लाई दोगे तो क्या ये बात सबको क्लियर है? यार सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इम्पीडेंस 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 होएगा। अब इसमें आपकी सप्लाई जा नहीं रही है तो करंट इधर से जाएगी इधर से होते हुए, तो टोटल इक्विवेलेंट कितने हो गए? आर ए प्लस आर ए, तो जेड प्लस जेड 2Z। कब? इन केस ऑफ एसी। बट क्या हमें जेड चाहिए था क्या? हमें क्या चाहिए था? हमें तो आर चाहिए था। तो बोलो क्या लगाएं? डीसी सोर्स लगाएं एसी सोर्स लगाएं? डीसी लगाएंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? यार हमें तो वैल्यू से मतलब है ना। तो चलो डीसी लगा दिया, अब क्या आएगा? अब बताओ, अब क्या आएगा? 2RA, यस या नो? 2RA। बट हमें तो एक चाहिए था, हमें तो एक चाहिए था। तो फिर क्या करेंगे? जितना भी वैल्यू आया है डिवाइड बाई 2 कर देंगे। जो भी वोल्टेज अपॉन करंट की मतलब वोल्ट मीटर अपॉन अमीटर की रीडिंग आई है, जो भी रीडिंग आई है वो बेसिकली किसकी होगी? 2RA की होगी। तो जो रीडिंग आई है, अगर हम RA की बात करें तो क्या कर देंगे? मतलब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अपॉन रीडिंग ऑफ अमीटर की जो भी वैल्यू आई है डिवाइड बाई 2। जैसे नो बोलो यार, जो भी रीडिंग आई है मतलब रीडिंग तो यही आया ना 2RA, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? RA। क्लियर हुआ? सपोज दिस इज मेजर्ड वैल्यू, सपोज दिस इज मेजर्ड वैल्यू V अपॉन A, तो व्हाट इज RA? मेजर्ड डिवाइड बाई 2। डन। अच्छा एक बात, एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो मैं बोल रहा हूं कि इसमें इंडक्टेंस है ही नहीं, प्योर रेजिस्टेंस है, प्योर रेजिस्टेंस है। तो मतलब इंडक्टेंस है नहीं कि जेड की वैल्यू एक्सएल होएगी, मैं बोल रहा हूं प्योर रेजिस्टेंस है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जब आप एसी लगाओगे और जब आप डीसी लगाओगे तो दोनों में वैल्यू अलग अलग आएगी सेम आएगी? इंडक्टेंस वाला पार्ट जीरो है। सेम या डिफर? एसी और डीसी दोनों सप्लाई के साथ। बोलो यार। सेम या डिफर? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं यार एसी लगाओगे और डीसी सप्लाई लगाओगे, और ये जो मैंने तुमसे बोला कि यार जेड है, मैं बोल रहा हूं जेड की वैल्यू है आर प्लस जे ओमेगा एल। मैं बोल रहा हूं ये वाला पोर्शन जीरो है। अब बताओ, मैं बोल रहा हूं ना ये वाला पोर्शन जीरो है, तो बताओ सेम आएगा या डिफर आएगा? जे ओमेगा एल की वैल्यू जीरो है, उस केस में एसी लगाओ डीसी लगाओ, वैल्यू दोनों में क्या आएगी? डिफर आएगी। अब सुनो क्यों। एक्चुअली आर एसी इज 1.3 टाइम्स ऑफ आर डीसी, या फिर हाई फ्रिक्वेंसी, जितना ज्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे उतना ज्यादा वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक्चुअली जब आप एसी सप्लाई देते हो ना तो जो इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट होता है। और स्किन इफेक्ट में क्या होता है, सारा का सारा सारा का सारा जो करंट होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, आउटर क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होने लगता है। तो फिर आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी घट चुका है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट वो बढ़ेगा किस केस में? जब स्किन इफेक्ट होगा। और स्किन इफेक्ट किस केस में होता है? एसी के केस में होता है। क्या ये मेरी बात क्लियर है? अगर आप एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ही मतलब सिंपली रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर करोगे ना विद एसी सप्लाई, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी सी ज्यादा आएगी
इन कंपेयर टू जब आप उसी रेजिस्टेंस को मेजर करोगे विद द डीसी सप्लाई, और ये डिफरेंस की वजह कौन है? स्किन इफेक्ट। क्लियर हुआ? तो ऐसे आप समझो कि आर ए सी इज इक्वल टू 1.2 या 1.3 टाइम्स ऑफ आर डी सी फॉर लो फ्रीक्वेंसी, फॉर लो फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज के लिए। बट जैसे आप मतलब 1000 से ऊपर चले गए तो ये 1.6 ऑफ आर डी सी। ऑब्वियस सी बात है, याद है ना, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्किन इफेक्ट। गलती से तो पढ़ा तो होगा। वेरी गुड। क्योंकि ये आर ए और आर ए क्या है सीरीज में, तो ए बेसिकली 2 RA इंटू आर ए पैरेलल में हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 3 RA, कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 2 RA डिवाइड बाई 3। आर इक्विवेलेंट निकालने नहीं आता, शर्म करो जिन्होंने पढ़ा हुआ है। यार दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है, तुम भी कर लो। जो रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है वो क्या होता है? R1 R2। आर इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो एक तो आर ए है, और इसमें करंट तो है नहीं, इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो आर ए प्लस आर ए दैट इज 2 RA। तो 2 RA दैट इज द वैल्यू ऑफ R1 एंड आर ए दैट इज द वैल्यू ऑफ R2, एंड बेसिकली डिवाइड बाई सम ऑफ बोथ आर ए प्लस आर ए दैट इज 3 RA, बेसिकली 2 RA बाई। क्लियर है सबको? बोलो यार, क्लियर है सबको? तो आर एम इक्वल टू 2R/3, या फिर आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2 ऑफ आर एम, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन आर ए नॉट आर एम। तो अभी कभी क्वेश्चन में तुमसे पूछ दे कि वाई वी आर नॉट यूजिंग AC in measurement of armature resistance, what is the answer? What should be the answer? No, क्योंकि उसमें जब V अपॉन I का रेशियो लोगे ना तो इम्पीडेंस देगा। वो क्या देगा आपको? इम्पीडेंस देगा, रेजिस्टेंस नहीं देगा। आ रही बात समझ में? चाहे तो लिख लेना। हाँ, if AC is used then ratio of VI gives impedance not R. If AC is used then V by I ratio gives Z not R. और अगर क्वेश्चन में पूछे कि वाई AC एंड DC रेजिस्टेंस आर डिफरेंट, व्हाट इज द आंसर? वाई AC एंड DC रेजिस्टेंस आर डिफरेंट, हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? स्किन इफेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। तो सो दिस इज ऑल अबाउट आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। ये हमारा पहला ड्रॉप था, कौन सा? आर्मेचर रेजिस्टेंस। ये हमने डन कर लिया, मतलब अभी 1% के चक्कर में थे, अभी हम 15% वाले पे चल रहे हैं, और एकदम लास्ट में चलेंगे आर्मेचर रिएक्शन पे, जो सबसे बड़ा अपराधी है। सेकेंड, लीकेज फ्लक्स ड्रॉप, लीकेज फ्लक्स ड्रॉप, या फिर
लीकेज रिएक्टेंस। ठीक है, तो एक काम करना, तुम ना लाइन लिख ही लो यार, पता है, लिखो, लीकेज फ्लक्स इन अ सिंक्रोनस मशीन, लिखना जरा, मैं ही लिखवा देता हूं। तो ये जो, अब देखो, अब ऐसे मतलब हमारा जो इक्वेशन होता है वो ईएमएफ में होता है, और ईएमएफ में मतलब आई ए समथिंग होता है आर ए एक्स ए। अब यहाँ पे फाई ए तो लिखेंगे नहीं, तो इस फाई ए को हम किससे शो करते हैं, एक्स एल से। आ रही बात समझ में? इसलिए हम किसको वो जो फाई एल को, जो फाई एल का ड्रॉप है, उसको किसके मत्थे चढ़ाएंगे, एक्स एल के मत्थे। ऐसा एक्सएल कुछ होता नहीं है, जैसे आर है तो वो करंट फ्लो का अपोज कर रहा है, वैसे एक्सएल क्या है, बेसिकली एक लीकेज है जिसको बेसिकली हमें किसी न किसी जैसे करप्शन करते हैं ना, तो दिखाते हैं ना कि देखो यहाँ पे किया है, पता है कि वहां पे नहीं हुआ है, बट वो दिखाते हैं ना कि देखो यहाँ पे किया हुआ था। ठीक है, लागत तो बताना ही उन्होंने, अब एक एक रुपए का हिसाब तो देना ही है, गलत बता रहे हैं बस बताएंगे तो है ही। ठीक है, कुछ वैसा ही सीन है यहाँ पे कि लीकेज फ्लक्स बताना है, किसके मत्थे चढ़ा दिया, कि एक्सेल एक नया बंदा जनरेट किया कि चलो ये जो ड्रॉप हुआ सारा का सारा तुम्हारे माथे। ठीक है, दैट इज द लीकेज रिएक्टेंस, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो फ्लक्स ये है बेसिकली ये वही है लीकेज रिएक्टेंस। और याद रखना, लीकेज रिएक्टेंस is directly proportional to air gap length. Leakage reactance is directly proportional to air gap length, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो लीकेज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप लेंथ। लीकेज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप लेंथ। और ये जो एयर गैप लीकेज फ्लक्स की वजह से जो ड्रॉप होता है, मतलब ड्रॉप ड्यू टू ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस, ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, आई ए और एक्स ए एल पे। और आई ए किस पे डिपेंड करेगा, आई ए किस पे डिपेंड करेगा, लोड पे ना, जैसे नो, ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, आई ए इंटू एक्सएल पे। और जो आई ए है वो किस पे डिपेंड करेगा, लोड पे। ठीक है, लोड एंड पावर फैक्टर भी बोल सकते हो आप, लोड एंड लोड ऑफ पावर फैक्टर। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, पावर फैक्टर ऑफ द लोड, पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ऑब्वियस सी बात है मैग्नीट्यूड पे भी। ठीक है, ओके, तो बेसिकली दिस इज आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। मतलब एक हाइपोथेटिकल रिएक्टेंस है, बस समझ जाना ये। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लीकेज फ्लक्स ड्रॉप लीकेज रिएक्टेंस। कितना कंट्रीब्यूशन था इसका, कितना योगदान था, 15%। ठीक है, 15%। ठीक है, अच्छा, ये जो ड्रॉप होता है ये बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ से
पहले था या बाद में है, मतलब आफ्टर या बिफोर, आफ्टर, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसमें से घटाएंगे, ठीक है ना। इस चीज का मैटर करता है, अभी मैं आपको आगे चल के चीजों को ना मैं बताऊंगा कि मैं क्यों बिफोर आफ्टर वाली बात कर रहा हूँ ना। बेसिकली सारे आगे सब काम आने हैं, तो एक एक वर्ड आप बस सुने रहना, सबको कहीं ना कहीं तो रिलेट करते रहेंगे हम। ड्रॉप ड्यू टू लीकेज रिएक्टेंस IA इंटू XAL, डन, इसकी भी कहानी खत्म। सबसे बड़ा तो क्या बोला, ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, भाई साहब 84 टू 85%, ठीक है, बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन, मतलब भ्रष्टाचार में इनका काफी बहुत ज्यादा योगदान है, ठीक है। ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन 84%। यहां से देखो चीजें, तो लिखो, क्या लिखोगे, इफेक्ट ऑफ, बोलो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन field flux. Who is the main field flux? Phi m. Effect of the armature field flux on the main field flux is known as armature reaction. Clear? Is known as armature reaction. Effect of armature flux on the main field flux is known as armature reaction. अब सबसे अब मेन की ये डिपेंड किस पे करता है, तो याद रखना, armature reaction depends on magnitude of armature current and power factor of load, power factor of load। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी पे आगे हम 1 घंटे बात करने वाले हैं, मतलब जितनी भी देर बात करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ लोड। 3 बार इसको लाइन को पढ़ो, 3 बार। क्लियर है? आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ लोड। मतलब एक तरीके से अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं तो IA इंटू XAR, ठीक है, इसी को दिखाना है बेसिकली। डन। तो ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, अगेन व्हाट इज द आर्मेचर रिएक्शन? इफेक्ट ऑफ armature flux on the main field flux is known as armature reaction.
ठीक है, मतलब जिसकी वजह से फाई एम की वजह से फाई ए क्रिएट हुआ, अब उसी पे जाके उल्टा उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यही है आर्मेचर रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्ट करते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो मैंने क्या बोला, फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या क्या बोला, चलो आर्मेचर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन आर्मेचर करंट। तो इसका तो कोई सीन नहीं है, चलो ये तो जो है वो है, लोड पे डिपेंड करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावर फैक्टर ऑफ द लोड, पावर फैक्टर ऑफ द लोड। ठीक है, ओके। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अभी जो मतलब कि सिंक्रोनस मशीन में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब 40 to 50% चांसेज है कि जो मैं पढ़ाने वाला हूं अभी उससे पूछा जाएगा आपका। तो मैं क्यों बता रहा हूं ये, ताकि आप उसी हिसाब से अटेंटिव हो जाओ। तो अगर सिंक्रोनस मशीन से पूछा जा रहा है तो 40 to 50% चांसेज हैं कि टॉपिक यही होता है। अभी मैं बताऊंगा, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मली तुमने इसी टॉपिक से देखे होंगे। ठीक है, तो समझते हैं। मतलब मैं बेसिकली ये बताने जा रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक जो चल रहा था कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आगे अगर वो नहीं समझोगे तो आगे चीजें उतनी आसान नहीं लगेंगी। अभी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चीजें पहले समझाई थी वही चीज अब यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो फिर से पूछ रहा हूं, मैंने क्या बोला था, आर्मेचर रिएक्शन जो ड्रॉप है वो किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो अब एक एक पावर फैक्टर, एक एक कंडीशन लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। सबसे पहले यूनिटी पावर फैक्टर। यहां पे मैं आपके सामने दो चीजें डिजाइन, मतलब दोनों का एक साथ डिस्कस करूंगा ना, मोटर भी और जनरेटर भी। मोटर भी और जनरेटर भी। देखो, अ, आप ऐसे समझो कि अगर आप, पहले मैं यहां पे जनरेटर करता हूं और यहाँ पे मोटर। तो जनरेटर में आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, देखो सबसे पहले आप क्या दोगे, आर्मेचर फील्ड, फाई एम या फाई ए, फाई फील्ड ले लो, एफ ले लो, फाई एम या फाई एफ, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड फ्लक्स। ठीक है, फाई एफ फील्ड फ्लक्स। ठीक है, फील्ड फ्लक्स, मेन फील्ड एक ही बात है, फील्ड। एक्चुअली ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा, मतलब तुमने सबसे पहले क्या दिया, एक्साइटेशन करंट, उसकी वैल्यू क्या थी, आई एफ। इसकी वजह से उसी के फेज में क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, फाइव एफ। यस नो, बेसिकली हमने रेफरेंस माना है, बेसिकली हमने क्या माना है, रेफरेंस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। तो बेसिकली अगर यहाँ पे साइन है तो डी फाइव बाई डी टी कॉस हो जाएगा, अगर कॉस है तो साइन हो जाएगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ में हमेशा जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज 90 डिग्री। क्या ये बात सबको पता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड फ्लक्स में जो फेज डिफरेंस होता है दैट इज 90 डिग्री। और याद रखना, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है वो हमेशा लैग करता है, मतलब बाप बाप होता है। जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है वो, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस होता है वो क्या करता है, लैग, उससे लैग करता है। ठीक है, मतलब अभी बताओ यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड करेगा लैग करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड करेगा लैग करेगा, लैग करेगा। लैग मतलब
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लैग मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो यहां का जब क्लॉकवाइज आप चलोगे तो बेसिकली कहां पे जाओगे, यहां पे जाओगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? मतलब ये क्या है, दिस इज जनरेटेड ईएमएफ। क्लियर है मेरी पॉइंट? क्या ये पॉइंट क्लियर है? दिस इज जनरेटेड ईएमएफ। बोलो यार। इधर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए इधर आ जाते हैं। ये रेफरेंस इसी को माना है तो इसी को लेते हैं ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, तुम्हें पता है सबसे पहले तुम क्या दोगे, याद रखना, जो मोटर में फील्ड होता है वो सप्लाई टर्मिनल से 90 डिग्री, मतलब देखो मेन इसमें मोटर में क्या होता है, मेन टर्मिनल वोल्टेज होता है। कौन होता है? टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज से जो फील्ड फ्लक्स होता है वो लैग करता है, टर्मिनल वोल्टेज से लैग करता है। तो लैग करता है मतलब ये कितना हुआ, 90 डिग्री। तो यहाँ पे फ्लक्स, तो क्या मोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा? मोटर में भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, मोटर में भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, बट हमें उससे कोई लेना देना है नहीं ज्यादा। समझना मेरी बात, अभी मैं उसको, उस चीज को अभी आपको समझा दूंगा कि ऐसा नहीं कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं हो रहा है, हो रहा है, बट उसका अभी फिलहाल हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अभी हमारा टर्मिनल वोल्टेज, ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यार बहुत स्मूथली चलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट स्टिल किसी को डाउट हो तो प्लीज बता देना। जो मान लो इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हो उनको, वो भी क्या यार, सिंपल है, कुछ है नहीं। अभी चीजें ना जैसे ही होती जाएंगी ना, ओ भाई यार, खुद ब खुद तुम्हें सिंपल लगती चली जाएंगी। एक क्या है, इसको मैंने सेम रेफरेंस माना हुआ है। बस तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या दिमाग में रखना है, बस वो समझो। तुम्हें क्या दिमाग में रखना है कि ए तो 5F, यू हैव यूज्ड 80% ऑफ द अवेलेबल वन। अच्छा, वाईफाई से नहीं चल रहा? ओके। तो IF 5F, 5F, 5F। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो EF है, ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग। और यहाँ पे जो VT है, इसकी फिर ये 90 डिग्री इससे लीड लैग कर रहा है। ठीक है, ओके। मतलब आप अगर आपके दिमाग में रखना हो ना, तो बस इतनी सी बात रखना, IF सेम एक्सिस पे जो जनरेट होगा ईएमएफ वो 90 डिग्री लैग करेगा, और इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज है वो 90 डिग्री लीड करेगा। क्या इतनी बातें हम याद रख सकते हैं? ठीक है, ओके। अब आगे देखते हो, अब आगे देखो ध्यान से। केस के कौन सा पावर फैक्टर हमने क्या लिया हुआ है, यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? बोलो, इन यूनिटी पावर फैक्टर व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? क्या होता है? जीरो होता है। ये बात सबको क्लियर है ना यार? जीरो। चलो, तो अब देखो, अगर मैंने यहां पे बना दिया, तो बताओ वोल्टेज और करंट के बीच में कितना का एंगल बनेगा? अगर मैंने यहां पे बना दिया आपका आर्मेचर करंट 90 डिग्री, यस या नो? यार ये वोल्टेज है, एक करंट है, तो कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री, यस या नो? अगर मैंने यहां पे बना दिया तो व्हाट इज द एंगल, वोल्टेज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, सपोज दिस इज आई ए, सपोज दिस इज आई ए। अभी बताओ वोल्टेज और करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? 90 ना, 90। तो यार हमें क्या चाहिए, पावर फैक्टर यूनिटी कब होता है, फेज डिफरेंस 90 पे या जीरो पे? जीरो पे, मतलब कहीं ना कहीं यहां पे रहेगा, यस या नो? तो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज आई ए, दिस इज आई ए। और जब ये आई ए है तो इसी के फेज में रहेगा 5A, यस या नो?
ठीक है, ओके। तो अब एक मिनट, फाइव ए, ठीक है। अच्छा, उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। ये मान लो तुम्हारा मेन फील्ड है, ये तुम्हारा मेन फील्ड है, और एक ग्रीन वाला तुम्हारा आर्मेचर फील्ड है। तो ये बताओ, ये जो ये जो आर्मेचर फील्ड है, ये इसका सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है? आर्मेचर फील्ड मेन फील्ड का सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा, अपोज कर रहा। तो अगर ये अपोज कर रहा है, अगर ये अपोज कर रहा है, तो मैग्नेटाइजिंग बोलोगे या डीमैग्नेटाइजेशन बोलोगे? मैग्नेटाइजेशन या डीमैग्नेटाइजेशन? अगर अपोज कर रहा है तो डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है। दूसरा केस, इसे क्या बोलोगे? मैग्नेटाइजेशन। इसको क्या बोलोगे? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ये बात सबको क्लियर है यार? आगे बढ़ू मैं? बोलो, क्या ये बात सब देखो, ये जो ग्रीन रेड वाला है, रेड क्या है? रेड है तुम्हारा फाइव एम, और जो ग्रीन है वो क्या है? फाइव ए, ठीक है ना? सबको क्लियर है कि नहीं यार? मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन एंड क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। ओके। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब इसी डायरेक्शन में रहेगा तभी, मतलब आप इस एरो इधर भी हो जाए, मतलब ऐसा कुछ वो मत लेना कि ये मतलब ये ब्रह्मा की लकीर नहीं है कि बस ऐसे है तभी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भी आ जाए, ऐसे आ जाए, तब इसे क्या बोलोगे आप? इसे भी क्या बोलोगे? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। जैसे नो, समझ गए ना मेरी बात को? ये ऐसे आ गए तब क्या बोलोगे? ये क्या है? नीचे वाला अगेन मैग्नेटाइजेशन ही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत ज्यादा वो भावुक मत हो जाना, ठीक है ना, मतलब कॉन्सेप्ट पे जाओ। ओके, यहां पे आ जाओ। अब मैं तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए दो तीन और डॉटेड बना देता हूं। फाइव एफ, फाइव एफ, फाइव ए, फाइव ए। अब बोलो, ये कौन सा इफेक्ट है? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन? दिस इज व्हाट? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्या ये बात सबको क्लियर है? और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्मेचर रिएक्शन एट यूनिटी पावर फैक्टर इफेक्ट इज, ऑप्शन दिया रहेगा, एंड आंसर इज क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? आर्मेचर रिएक्शन इज क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। डन। और अगर कोई बोले कि व्हाट इज द रिजल्टेंट फाइव
ए, तब आपका फाई आर, तो आप क्या बोलोगे, दोनों का रिजल्टेंट ले लो यार, ए फाई ए हो गया, ए फाई एफ हो गया, एंड दिस इज द रिजल्टेंट विच इज व्हाट, फाई आर। ठीक है, इधर आ जाओ, व्हाट इज द पावर फैक्टर, हमने कौन सा पावर फैक्टर लिया हुआ है, हमने कौन सा पावर फैक्टर लिया है, यूनिटी। तो यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, वोल्टेज और वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज जीरो। तो अभी तो वोल्टेज ये है ना बेसिकली। तो अब बताओ, ये तुम्हारा, एक दो और बना देता हूं, सर यू आर कंसिडरिंग लोड पावर फैक्टर, सो वाई ई एफ, sir, you are considering load power factor, so why EF is in phase with not VT and IA in unity power factor? ओके, एक बात बताओ आप, चलो मान लो VT ले लिया आपने, VT ई, VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस आई ए आर ए, सपोज, चलो मैंने ले लिया। तो एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो VT होगा अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो कहां पे आएगा, अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो VT कहां पे आएगा, इसी EF के फेज में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, क्यों लैग क्यों करेगा, पावर फैक्टर ही जब हमने यूनिटी लिया हुआ है तो लैग क्यों करेगा, तो मैग्नीट्यूड में ड्रॉप होएगा ना, जैसे EF की वैल्यू इतनी थी, मैं बोल रहा हूं VT इतना ही है, ड्रॉप की, वोल्टेज ड्रॉप की वजह से लैग करता है क्या, लैगिंग लीडिंग पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे नहीं। यार अगर तुमने यहां पे VT बना दिया, अगर तुमने यहां पे VT बना दिया, मतलब तुमने मान लिया कि पावर फैक्टर समथिंग, मान लो ये थीटा है, इसके करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर है ना, बट इस फाई को तो मैं जीरो मान रहा हूं ना, दिस इज VT। इन अदर केसेज हम ऐसे कंसीडर करेंगे इसको, इन अदर केसेज EF को हम, मैं कहीं और नहीं ले जाऊंगा, EF तो यही रहेगा। तो अभी VT और EF इस केस में दोनों बेसिकली सेम फेज में रहेंगे, तो इस वजह से, क्योंकि थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू बेसिकली जीरो है। क्लियर हुआ, इंटरनल पावर फैक्टर। अभी चीजों को थोड़ा सिंपल बना के रखें, सारे आएंगे, सारे टर्म्स आएंगे, टेंशन मत लो, स्टेप वाइज, स्टेप वाइज चलते हैं ना। तो यहां पे चलो सपोज मान लिया यहाँ पे VT है, तो VT आपका सपोज इसी के सेम फेज में, मतलब इसका जैसे आप ये समझो कि मैं क्या बोल रहा हूं, व्हाट इज VT, VT इक्वल टू E माइनस आई ए आर ए। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर पावर फैक्टर यूनिटी है, तो मतलब ये जो ड्रॉप होएगा दैट इज द वैल्यू। अब यार 10 माइनस, मतलब सॉरी, अगर मैं ये बोलूं कि VT इज इक्वल टू 10 माइनस टू, मैं टू एंगल थीटा नहीं बोल रहा, सिंपली टू बोल रहा, तो अगर मैं बोल रहा हूं टू एंगल, तो बेसिकली ये कितना आएगा, 8 आएगा। तो जो E और I के बीच में फेज डिफरेंस बनेगा वही VT और इसके बीच में भी बनेगा, तो हमें उसकी तो टेंशन ही नहीं लेनी। तो VT और EF सेम फेज में है, इसलिए मैंने VT
और यहां पे सिंपली आईए बनाया हुआ था। ठीक है, ओके। तो ई एफ वीटी और वीटी और आईए में बेसिकली कितना है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि वीटी और आईए के बीच में लेना चाहिए, तो वीटी और आईए के बीच में भी कितना ले लो आप, फेज डिफरेंस जीरो ले लो आप, आइडियल केस है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी एनालिसिस कर रहे हैं बेसिकली आइडियल में बातें कर रहे हैं। अब कहोगे सर ऐसे तो फिर यहाँ पे जेड की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है आर प्लस जे एक्सएल, तो अभी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि अगर देखो आइए तो तुम्हारा यूनिटी पावर फैक्टर है, मतलब इसमें तो कोई पावर फैक्टर है नहीं, तो ये जो भी डिफरेंस क्रिएट करता जे एक्सएल करता, यही करता ना, जे एक्सएल करता, तो मैं अभी उसको इग्नोर कर रहा हूं। अगर मैंने उसको इग्नोर किया तो मतलब वीटी और ई एफ किस में आएंगे, सेम फेज में आ जाएंगे। क्लियर है, अभी मैं उसको डायरेक्ट जानबूझ के यूज नहीं करना चाहता, अभी मैं जानबूझ के, मैं देखो यार चीजें ना आसान बनानी है थोड़ी सी ना, तो अभी वही टर्म डायरेक्ट यूज करने लगूंगा ना, तो चीजें जो आप इजिली सीख पा रहे हो, देखो आपने पढ़ा हुआ है इसलिए आपको लग रहा है, अभी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी, तो स्टेप वाइज सीखते हैं, सब सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं वी टी आई ए बेसिकली सेम फेज में है, यहाँ पे फेज डिफरेंस दैट इज जीरो। ठीक है, ओके। तो अगर फेज डिफरेंस जीरो है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और किसी को, ये तो क्लियर हो गया था ना, ये तो क्लियर हो गया था जनरेटर वाला। मोटर में बात करते हैं, मोटर में फाई एफ, फाई एफ, और यहां पे ही आपका क्या हो जाएगा, आई ए। अब देखो यहां भी वी टी और आई ए सेम फेज में है, तो अगेन 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 क्या होएगा, बोलो, अगेन क्या होएगा, क्रॉस ही होएगा, अगेन क्या होएगा, क्रॉस होएगा, तो क्या बोलेंगे, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो इसका मतलब क्या, कंक्लूजन क्या निकला, बोलो, कंक्लूजन क्या निकला, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, अगर यूनिटी पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, बोलो यार, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्लियर है सबको, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। किसी को डाउट है, ये तीन चार अभी पढ़ेंगे तो सब में तुम्हारा ना ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। संजीव, नीरज, शिव, क्लियर है सबको, ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अब दूसरा पावर फैक्टर लेते हैं, दूसरा पावर फैक्टर क्या लें, जीरो पावर फैक्टर। व्हाट इज जीरो पावर फैक्टर मीन, कॉस फाइव की वैल्यू जीरो, और व्हाट इज फाइव, व्हाट इज फाइव, बोला रहे जल्दी, व्हाट इज फाइव, 90 डिग्री, व्हाट इज फाइव, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगेन वही डायग्राम फिर से बनाते हैं हम, इस बार आप सारा आंसर आप बताओगे, एक्चुअली ये वाला केस मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, देखा जाए तो। ये क्या है, वीटी
ए क्या था, बोलो यार, ए क्या था, ई एफ। यहाँ पे, यहाँ पे क्या था, आई एफ। यहाँ पे क्या है, फाइव एफ। यहाँ पे क्या है, आई एफ। यहाँ पे क्या है, फाइव एफ। अब बोलो पावर फैक्टर क्या है। अच्छा, जीरो पावर फैक्टर के दो केसेस बनेंगे ना, एक तो लैगिंग एक तो लीडिंग। तो जीरो पावर फैक्टर लैगिंग, क्योंकि लैगिंग भी हो सकता है लीड भी हो सकता है। तो जीरो पावर फैक्टर लैगिंग मतलब करंट क्या करेगा, लैग या लीड, 90 डिग्री लैग या 90 डिग्री लीड। जीरो पावर फैक्टर लैगिंग का क्या मतलब है, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के लिए दो चांसेज हैं, देखो ईएफ से दो चांसेज हैं, या तो अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये बना दिया, ये बताओ ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग या 90 डिग्री लीड। वोल्टेज से, ईएफ को रेफरेंस लो, ईएफ को रेफरेंस लो, ईएफ को रेफरेंस लो। यार क्या नाम है, विवेक, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं ना हम। लीड क्यों देख रहे हो यार आप लोग, ए वाली वेवफॉर्म क्या कर रही है, देखो नहीं समझे आप। जैसे अगर मैं बोलूं कि इस तरीके से, जो आपका ईएफ है, वोल्टेज क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज है ना, तो वोल्टेज क्या कर रहा, लैग। और करंट क्या कर रहा, सॉरी करंट क्या कर रहा है, लैग। करंट क्या कर रहा है, लैग। वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड। यस या नो, करंट क्या कर रहा, लैग। क्लियर है कि नहीं मेरी बात। देखो यार, यहां पे आ जाओ, देखो ए आई, ए मान लो आई क्या है, आई ए। तो अगर आई ए यहां पे बना दिया, तो ए बेसिकली 90 डिग्री क्या कर रहा, लैग कर रहा। हम यार कंडीशन क्या लेके चले, जीरो पावर फैक्टर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीरो पावर फैक्टर, फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री। जीरो पावर फैक्टर मतलब फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री है, अगर फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री है, हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो फाइव 90 डिग्री इधर वोल्टेज से, या तो 90 डिग्री इधर। बट अभी आप बताओ 90 डिग्री करंट लैगिंग बनाना है लीडिंग बनाना है, लैगिंग। तो 90 डिग्री लैगिंग किधर आएगा, क्लॉकवाइज ना, जैसे नो। तो करंट बेसिकली क्या कर रहा, लैग कर रहा। करंट क्या कर रहा, लैग कर रहा। किसी को प्रॉब्लम है इसमें, करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है। जिसको भी प्रॉब्लम है वो समझ लो, लाइक सपोज ए ई है और ए आई है, यहां पे आप तो देख के बोल ही दोगे कि ये 90 डिग्री लैग कर रहा है, यस नो। दिस इज लैगिंग बाय 90 डिग्री ना। यहां तो देख के बोल ही सकते हो, तो यार बस इसी को तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, इतना ही तो कर रहा हूं, इसी को टिल्ट कर दिया ना बेसिकली। आई होप अभी सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब आगे आ जाओ, तो यहां पे देखो, तो यहां पे अब देखो आई क्या कर रहा है, लैग कर रहा। अब जो इसी के फेज में क्या आ जाएगा, फाइव ए। अब देखो फाइव एफ की डायरेक्शन इधर, फाइव ए की डायरेक्शन इधर। बताओ ये क्या करेगा, इफेक्ट कैसा रहेगा, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन, इफेक्ट कैसा है, आर्मेचर रिएक्शन कैसा है, डी मैग्नेटाइजेशन। क्या है, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट कैसा है, डीमैग्नेटाइजेशन। क्लियर, कैसा है, डीमैग्नेटाइजेशन। ये मतलब ऐसे
मैं तुम्हारे समझने के लिए बना रहा हूँ बस, ऐसे तुम मतलब जरूरी नहीं कि बनाओ इसको। इसका तुम बताओ, 90 डिग्री लैग कराना है करंट को, किधर जाऊं मैं? 90 डिग्री लैग, क्लॉकवाइज जाऊं एंटी क्लॉकवाइज जाऊं? 90 डिग्री लैग, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, किधर जाना है पहले ये तो बता दो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहां से मुझे चलना है, क्लॉक या एंटी क्लॉक? सॉरी, क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक, वेरी गुड। यार 90 लैग का मतलब ही होता है क्लॉक, सिंपल सी बात याद रखो। लैग का मतलब क्या होता है? क्लॉक। तो अभी अभी आपका ये जो डायग्राम जाएगा बेसिकली, कहाँ पे जाएगा? ये जो फाइव ए जाएगा, सॉरी, हाँ फाइव ए जो है, ये जो फाइव ए जाएगा, इसमें जाएगा, कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा, फाइव ए। तो अब बताओ, फाइव ए और फाइव एफ सेम फेज में या डिफरेंट फेज में है? सेम फेज में या डिफरेंट फेज में? सेम फेज। फाइव ए एंड फाइव एफ आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज। इसका मतलब क्या हुआ? इफेक्ट इज व्हाट? मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजिंग। आर्मेचर रिएक्शन इज मैग्नेटाइजेशन। अच्छा, यहां पे एक बात समझो यार, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान समझना। तुमने बोला कि आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट क्या है? डीमैग्नेटाइजेशन। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन? आपका जो फाई रिजल्टेंट है बेसिकली क्या है? फाई एम प्लस फाई ए या माइनस फाई एम? जल्दी बोलो, प्लस फाई एम या माइनस फाई एम? माइनस फाई ए, सॉरी, माइनस फाई ए। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपका आर्मेचर रिएक्शन बढ़ रहा तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो रहा है? अगर ये आर्मेचर फ्लक्स बढ़ रहा है तो रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज, यस या नो? फाई आर क्या हो रहा है? डिक्रीज। अगर फाई रिजल्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो याद करो, आर्मेचर फ्लक्स की वजह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स, देखो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है स्टेटर का, किस पे डिपेंड करता है? रिजल्टेंट फ्लक्स पे। तो अगर रिजल्टेंट फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होएगा? डिक्रीज, यस या नो? बोलो यार। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डिक्रीज होएगा। अब हमें पता है जैसे ई एफ इक्वल टू क्या हो जाता है? वी टी प्लस आई ए आर ए, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो वी टी इज इक्वल टू ई एफ माइनस आई ए आर ए। अभी अगर आपका, अगर इफेक्ट इज डीमैग्नेटाइजेशन तो ई एफ की वैल्यू विल रिड्यूस, और अगर ई एफ की वैल्यू रिड्यूस होगी तो वी टी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज, यस या नो? बोलो यार। अगर ई एफ की वैल्यू रिड्यूस हुई तो वी टी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर वी टी की वैल्यू रिड्यूस हुई तो आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या आप चाहोगे टर्मिनल वोल्टेज कम हो? बोलो, आप क्या चाहोगे टर्मिनल वोल्टेज कम हो? नहीं ना यार, कहीं भी टर्मिनल वोल्टेज आप तो कांस्टेंट रखना चाहते हो ना। तो बेसिकली टू मेक टू मेक वोल्टेज वोल्टेज कांस्टेंट, मतलब वीटी को कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईएफ की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, यस या नो? बोलो यार। ईएफ की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, तब जाके वीटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब इधर आ जाओ, अगर ईएफ वैल्यू इंक्रीज करनी है तो कहीं ना कहीं रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू अगर इंक्रीज करनी है तो अब आपको, देखो फाई ए आपके हाथ में है नहीं, तो आप किसको बढ़ाओगे? फाई एम को, यस या नो? किसको बढ़ाओगे? फाई एम को। एंड अगर आप मेन फील्ड को इंक्रीज कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड
ओवर एक्साइटेशन। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो यार। ओवर एक्साइटेशन ना, मतलब ओवर एक्साइटेशन मतलब देखो, एक्साइटेशन याद रखना, एक्साइटेशन का मतलब मेन फील्ड। जब भी वर्ड आए एक्साइटेशन ना, समझ जाओ कि मेन फील्ड की बात हो रही है। हु इज द मेन फील्ड? रोटर फील्ड या स्टेटर फील्ड? हु इज द मेन फील्ड? रोटर फील्ड और स्टेटर फील्ड? रोटर फील्ड। रोटर फील्ड इज द मेन फील्ड। तो एक यार सिंपल सी बात समझो आप, रोटर फील्ड को बढ़ाना है तो आप क्या बढ़ाओगे? रोटर की करंट बढ़ाओगे, यस या नो? तो जो रोटर की करंट बढ़ाना है, अगर आप रोटर की करंट ज्यादा दोगे तो उसको बोलते हैं ओवर एक्साइटेशन। अगर आप रोटर की करंट को कम कर रहे हो उसको बोलते हैं अंडर एक्साइटेशन। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? मैं फिर से एक बार बता देता हूँ सारी चीजें, फिर से सुन लो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से इफेक्ट इज डीमैग्नेटाइजेशन। आपने बोला कि डीमैग्नेटाइजेशन, मैंने कहा ठीक है। डीमैग्नेटाइजेशन मतलब फ्लक्स की की रिजल्टेंट फ्लक्स कम होएगा। रिजल्टेंट फ्लक्स कम होएगा। पहले आप ग्रीन व्हाइट वाला देखो, लास्ट में रेड वाला देखना। आर्मे रिजल्टेंट फ्लक्स कम हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ कम हुआ। इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर कम हुआ तो उसकी वजह से VT की वैल्यू कम हुई। बट यार हम कभी नहीं चाहेंगे कि VT की वैल्यू कम ना हो, मतलब बेसिकली कांस्टेंट रखना चाहेंगे। उसके लिए EF की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। EF डिपेंड करेगा रिजल्टेंट फ्लक्स पे। अब रिजल्टेंट फ्लक्स को बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, मेन फील्ड को बढ़ाना। और मेन फील्ड बढ़ाने के प्रोसेस को बोलते हैं ओवर एक्साइटेशन। मतलब अगर आपका अल्टरनेटर डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट शो कर रहा है और आप वोल्टेज को मेंटेन करना चाहते हो तो आपको ओवर एक्साइटेशन करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? देखो मैंने पहले ही बोला था, सिंक्रोनस मशीन है, स्ट्रेस तो रहेगा तुम्हारे दिमाग पे। चीजें एकदम से आसान तो नहीं होने वाली। बट ये है कि तुम अगर समझने की इच्छा रखोगे तो यार समझाने की गारंटी हम देते हैं। बट अगर तुम हार मान लोगे तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें मैं। तो जहां भी प्रॉब्लम हो रही है ऑन द स्पॉट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ, इसको क्लियर कर लो। अब आप बताओगे, देखो यहां पे अगर हम बात करें तो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। तो फाई रिजल्टेंट इज इक्वल टू फाई एम, फाई एम प्लस फाई ए माइनस फाई ए प्लस फाई ए। तो अब फाई आर की वैल्यू क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो अगर फाई आर की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो क्या आपको नहीं लगता कि इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होता होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होएगा? हाई होएगा। जैसे नो, इंड्यूस्ड ईएमएफ हाई होएगा। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ हाई हुआ तो बेसिकली सपोज करो टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होएगा। और अगर टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा हुआ तो भी हम नहीं चाहते कि टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा हो। तो अगेन हमें वोल्टेज को क्या करना है? कांस्टेंट करना है। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट करना है तो अब उल्टा चलते हैं। तो VT को कम करना है तो किसको कम करना पड़ेगा? E को कम करना पड़ेगा। E को कम करना है तो किसको कम करना पड़ेगा? रिजल्टेंट फ्लक्स को कम करना पड़ेगा। रिजल्टेंट फ्लक्स को कम करना है तो बेसिकली इससे तो कुछ होगा नहीं, तो मेन फील्ड को कम करना है। अब मेन फील्ड को जो कम करोगे तो उसको आप पता है क्या बोलते हो? अंडर एक्साइटेशन।